न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है और जिसको एब्रीवेट किया जाता है एज NMR। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम न्यूक्लियर ये समझते हैं, फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में प्रोटॉन होते हैं। अब ये न्यूक्लियस बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस नहीं है जिस तरह सेल में होता है कि उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, बस एक जमघटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन आल्सो स्पिन, ये स्पिन करते हैं। अब प्रोटॉन, तो रिमेंबर, जब भी एक चार्ज पार्टिकल स्पिन करता हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज्ड पार्टिकल स्पिन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसमें बन जाता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिकली न्यूट्रॉन को देखें तो वो क्वार्क से बना हुआ होता है और क्वार्क्स भी चार्ज हैं। एज ए होल न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्रोटॉन स्पिन पे। तो अब ये प्रोटॉन जो है स्पिन करेगा, दिस इज़ ए प्रोटॉन। अब इसकी स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। दिस इज़ दैट प्रोटॉन एंड इट कैन स्पिन इस फॉर्म में। क्लॉकवाइज स्पिन भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कर सकता है। तो अब ये जो स्पिनिंग प्रोटॉन्स हैं, चाहे क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकता है, यानी रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। तो स्पिनिंग प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस फॉर्म में। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इस तरह से इसके ये फील्ड लाइंस जो हैं वो स्प्रेड हुए होंगे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, फिर आगे हमें इसको समझने में मज़ीद आसानी होगी। तो दिस फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो अब कौन से न्यूक्लियाई मैग्नेटिक, यानी जो मैग्नेट है, अट्रैक्ट कर पाएंगे, कौन सी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके समझना होगा, याद रखना होगा। एक होंगी कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई और दूसरी होंगी NMR नॉन एक्टिव न्यूक्लियाई। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई और NMR नॉन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई को आपने इस पॉइंट से अपने साथ याद रखने होंगे कि वो न्यूक्लियाई जिनका अगर एटॉमिक नंबर ऑड हो और जो मास नंबर है वो भी ऑड हो, तो दीज न्यूक्लियाई आर NMR एक्टिव। यानी फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल इज दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो प्रोटियम है 1 1, तो ऑड हैं तो ये NMR एक्टिव होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको डिटेक्ट कर पाएगा, इस किस्म के एटम के न्यूक्लियाई को। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन को देखें तो एटॉमिक नंबर 9 और यहाँ पे 18, तो ये भी NMR एक्टिव है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन को देखें, एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14, तो ये जो हैं इस तरह से आपको मिलेंगे। फिर कुछ में ये भी हो सकता है कि एक ही ऑड हो, यानी ये कंबाइनेशन हो कि एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन मास नंबर इवन है, तो ये भी होगा NMR एक्टिव। दूसरी कैटेगरी हमें इसमें ये मिलेगी कि एटॉमिक नंबर ऑड है और मास नंबर भी ऑड है, तो ये भी NMR एक्टिव होगा। और तीसरी कैटेगरी जो मिलेगी वो ये कि एटॉमिक नंबर इवन हो लेकिन मास नंबर ऑड हो, तो ये इस किस्म के न्यूक्लियाई जो होंगे वो NMR एक्टिव होंगे। तो अब एटॉमिक नंबर ऑड और जो है मास नंबर इवन, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो फ्लोरीन को। इसी तरह नाइट्रोजन 7, तो उसका एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन मास नंबर जो है वो इवन है, तो ये भी इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। दोनों ऑड हों तो फिर हाइड्रोजन प्रोटियम जो है वो इससे ताल्लुक़ रखता है, और इवन हो और ऑड हो तो इसका भी एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो वो कार्बन 13 है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13, तो ये इवन और ऑड का एक आपको मिल रहा है एग्जाम्पल। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये NMR एक्टिव होंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये क्यों इस तरह होंगे, रीज़न उनका देखते हैं। रीज़न उसका ये कि अगर इवन
का मतलब है कि दोनों जोड़ा जोड़ा हों, तो मीन्स कि एक प्रोटॉन क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करेगा और दूसरा प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो इनका जो नेट स्पिन है यानी स्पिन क्वांटम नंबर है तो वो हो जाएगा 0। लेकिन अगर इवन है तो ऑड है, तो ऑड में मीन कि एक जो है वो अनपेयर्ड होगा, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, तो जब वो अनपेयर्ड होगा तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर उसको ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो -1/2 होगा या +1/2 होगा। तो इस वजह से ये जो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा NMR एक्टिव, और ये जो होंगे NMR पैसिव या NMR नॉन एक्टिव होंगे। तो रीज़न इसमें ये था। तो इस तरह से अब हमारे पास जो NMR नॉन एक्टिव एटम्स होंगे तो उनमें हमें क्या मिलेगा कि एटॉमिक नंबर भी इवन हो और साथ में मास नंबर भी इवन हो, तो ये एटम या न्यूक्लियाई जो हैं दीज आर NMR इनएक्टिव या नॉन एक्टिव। अच्छा, अब इसमें आपको कार्बन 12 का एग्जाम्पल मिल सकता है। कार्बन 12 6 दोनों इवन है, मास नंबर भी इवन और जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है। इसी तरह से ऑक्सीजन को देखें, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो दोनों इवन है। तो एट्सेट्रा इस किस्म के एग्जाम्पल अगर होंगे तो वो होंगे NMR इनएक्टिव या नॉन एक्टिव। तो इस सारे डिस्कशन का जो हम खुलासा ले सकते हैं तो वो ये कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इनके अगर हमें ये मिल जाए कि ऑड हो, इवन हो, या फिर इवन हो, ऑड हो, या फिर ऑड ऑड हो, तो ये होगा NMR एक्टिव। तो इसको हम NMR एक्टिव रखेंगे। और अगर ये जो हैं इवन हैं, दोनों को इवन होना चाहिए NMR इनएक्टिव कहलाने के लिए या नॉन एक्टिव कहलाने के लिए। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई विल बी NMR एक्टिव, NMR इनएक्टिव, तो आपने उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इस तरह से देखना होगा और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा जो है वो इनएक्टिव है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसी से सारा NMR जो है आपकी समझ में आएगा। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ये कि प्रोटॉन्स, और इन प्रोटॉन्स का मीन्स के हाइड्रोजन्स जो कंपाउंड में मौजूद हैं, प्रोटॉन्स बॉन्डेड या प्रेजेंट इन सेम एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं कि सेम एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो होंगे प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन या बॉन्डेड, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, देखें इसको। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन, सिंपल एग्जांपल मीथेन या ईथेन लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटॉन हैं तो इस वजह से ये रिमूव कर जाऊंगा और लेते हैं ईथेन, दैट इज़ C2H6। अब यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन और फिर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं। अब इसमें से जिस हाइड्रोजन को भी हम देखेंगे तो सारे जो हैं एक जैसे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं या एक जैसे एनवायरनमेंट में बॉन्डेड हैं। कैसे? ये देखें, दिस हाइड्रोजन इट इज़ बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू CH3। इसी तरह इसको देखो, दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू CH3। सिमिलरली इसके लिए भी यही कंडीशन है। इधर आ जाएं तो इधर देखें, अब इसको, दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू CH3। सिमिलरली जो भी प्रोटॉन आप देखोगे सब के सब जो हैं सेम एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो इस किस्म के इक्विवेलेंट प्रोटॉन को हम एक ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको अब जो रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे A, सपोज करें स्मॉल लेटर A प्रोटॉन, बिकॉज दे आर ऑल इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तरफ आते हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे। तो उनका एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन, दैट इज C3H8। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दें, दीज आर, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दें, दीज आर दोज हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन को देखते हैं तो पहले अगेन राइट हैंड साइड वाला ये प्रोटॉन देखें, दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू CH2 और वो CH2 फिर CH3 से जुड़ा है।
इसी तरह से ये प्रोटॉन देखोगे, ये प्रोटॉन देखोगे, तो इन तीनों प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा है। यानी इसको अगर मैं ड्रा करूं कि ये CH2 है और इधर बाकी सारे प्रोटॉन इधर जुड़े हुए हैं, तो आप देख पाओगे कि यस, ऑल दीज 3 प्रोटॉन्स हैव सेम एनवायरनमेंट, यानी प्रोटॉन बॉन्डेड टू कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड टू CH2। अच्छा, अब इस लेफ्ट वाले CH3 की तरफ आएँ। ये हाइड्रोजन ले लें। दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू CH2। इसी तरह से ये लोगे, सो दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन CH2 और द सेम। तो मीन्स कि ये जितने भी CH3s इस साइड पे हैं, सारे ये प्रोटॉन, ये तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे, ये राइट वाले CH3 के प्रोटॉन और लेफ्ट वाले CH3 के प्रोटॉन, क्या ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं? सो यस, क्योंकि ये भी जितने प्रोटॉन हैं सारे के सारे CH2 कार्बन और फिर CH2 से बॉन्डेड हैं, और इस तरह से ये जो सारे प्रोटॉन हैं कार्बन से बॉन्डेड हैं और फिर CH2 से बॉन्डेड हैं। तो मीन्स कि ये सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए और इनको हम एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे हुए A प्रोटॉन्स। अब आते हैं इस CH2 का किस्सा। CH2 अगर हम इसको देखेंगे, CH2 को, तो ये कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, फिर इस साइड पे CH3 है और इस साइड पे CH3 है। अच्छा, ऊपर के केस में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा था और फिर कार्बन CH2 से जुड़ा था। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन लेफ्ट राइट पे CH3 से बॉन्डेड है। तो मीन्स के इधर का जो प्रोटॉन था, दिस वन, और ये प्रोटॉन, ये दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं। वो प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड था और कार्बन फिर CH2 से बॉन्डेड था और CH2 फिर CH3 से बॉन्डेड था। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन दोनों साइड पे CH3 से बॉन्डेड है। ठीक, यहाँ पे ये कार्बन से बॉन्डेड है जो CH2 से बॉन्डेड है, तो इस वजह से इसका एनवायरनमेंट इस प्रोटॉन के मुकाबले में डिफरेंट हुआ। एंड द सेम इज फॉर द सेकंड प्रोटॉन विद CH2, वो भी कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन फिर अपने लेफ्ट राइट पे CH3 से जुड़ा है। तो ये दो हुए आपस में इक्विवेलेंट, लेकिन इनसे हुए नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करें कि ये हम B लाइन्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये CH3 वाले A प्रोटॉन्स हैं और ये भी A प्रोटॉन्स हैं। तो मे भी कि आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहाँ पे होंगे। लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें से यही प्रैक्टिस करते हैं। तो एक और एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन, सो इट इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन हमसे कहा जाता है कि देखें कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन मौजूद हैं, यानी कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब अगेन इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना दे। ये मिडिल वाला कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड बनाएं, फिर ये राइट वाला कार्बन, उसके 4 बॉन्ड बन गए हैं, और फिर ये कार्बन लेफ्ट वाला, उसके 4 बॉन्ड बना दें और हाइड्रोजन्स लगा दें। इसके पास हाइड्रोजन है और दूसरा जो है वो क्लोरीन है, इधर जो है वो हाइड्रोजन्स हैं, सारे राइट वाला जो कार्बन है CH3। अब इसमें देखते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो देखते जाएं। अगर हम ये प्रोटॉन देखें, ये तीनों कार्बन से बॉन्डेड हैं और फिर कार्बन CHCl से बॉन्डेड है, तो तीनों का एनवायरनमेंट सेम हुआ। इसी तरह से ये प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन फिर CHCl से बॉन्डेड है, तो ये तीनों भी आपस में सेम हुए। लेकिन अब ये 6 के 6 प्रोटॉन भी आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये CH3 भी बॉन्डेड है CHCl से और ये राइट वाला CH3 भी बॉन्डेड है CHCl से। तो मीन्स कि ये सारे जो हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए हैं। जबकि अब ये जो प्रोटॉन बाकी है, तो ये प्रोटॉन डिफरेंट है। मैं इसको डिफरेंट कहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है और कार्बन फिर डायरेक्टली क्लोरीन से जुड़ा है, और इसी तरह राइट पे CH3 से है और लेफ्ट पे भी CH3 से है। तो मीन्स कि ये प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है। फर्दर एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड मीन्स कि 4 कार्बन है, उसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो COOH है, और फिर उसके बाद यहाँ CH2 लग जाएगा दूसरा कार्बन, CH2 लग जाएगा तीसरा कार्बन, और CH3 लग जाएगा आखिरी कार्बन, चौथा कार्बन। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड। हमसे कहा जाता है कि इसमें आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को लेबल करें, कि इसमें सपोज करें कि 4 किस्म के प्रोटॉन हैं डिफरेंट, या सारे एक जैसे प्रोटॉन हैं, या क्या एनवायरनमेंट उनका बनता है। तो चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइजेशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन है डबल बॉन्ड O एंड देन बॉन्डेड टू OH, फिर कार्बन इज बॉन्डेड टू CH2, ये हुआ उसका CH2, द नेक्स्ट इज अगेन ए CH2, और इस तरह से आखिर वाला जो है दैट इज CH3।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो करना होगा, देखना है कि कौन सा एनवायरनमेंट है कौन से प्रोटॉन का। तो लेट्स एनालाइज द फर्स्ट प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन। दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो क्या इस पूरे कंपाउंड में कोई ऐसा प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो? नो। तो मीन्स कि ये हुआ एक डिफरेंट प्रोटॉन जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है। अब यहाँ आते हैं इन दो CH2s की तरफ, ये CH2 और ये CH2। व्हाट डू यू से कि ये दोनों डिफरेंट हैं कि सेम हैं? दे आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हैं? कि अगर हम इस CH2 को देखें तो ये राइट पे COOH ग्रुप से बॉन्डेड है, और अगर इस CH2 को देखें तो ये लेफ्ट पे CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है। तो इस वजह से यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हैं दे आर अलग हैं, और यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हैं अलग हैं। सो दीज टू CH2s आर डिफरेंट। तो इस मीन्स कि ये हमारे पास B प्रोटॉन हुए और ये C प्रोटॉन हुए, क्योंकि C और B अलग एनवायरनमेंट में। कैसे? B कार्बन से जुड़ा है और कार्बन COOH से, इधर जो C है वो कार्बन से बॉन्डेड है और फिर वो इधर CH3 से जुड़ा है। तो इस वजह से ये डिफरेंट प्रोटॉन्स हुए। और फिर जब हम इस CH3 की तरफ आते हैं तो लुक एट दिस, ये प्रोटॉन कार्बन से बॉन्डेड है, वो CH2 से बॉन्डेड है। कार्बन से बॉन्डेड है अलग भी, CH2 से बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है तो CH2 से बॉन्डेड है। तो मीन्स कि ये सारे आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए और इनको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनकी लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग में हमें ये मिलेगा कि ये A प्रोटॉन, ये B प्रोटॉन, ये C प्रोटॉन और ये D प्रोटॉन। तो मीन्स कि ब्यूटेनोइक एसिड में 4 किस्म के प्रोटॉन्स मौजूद हैं। फर्दर एक छोटा सा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH यानी इथेनॉल का। और इसमें अब हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इथेनॉल। तो अब उस तरह से खुद यहाँ से आप देखते जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली उनको डिटेक्ट करोगे कि कौन सा जो है यहाँ पे मौजूद है। तो देखते जाएं। ये जो हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन इज बॉन्डेड टू OH, ठीक। तो ये तो बस डिफरेंट हुआ। अब ये CH2 वाले 2 प्रोटॉन और CH3 वाले 3 प्रोटॉन, इनका एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि ये CH2 वाले जो प्रोटॉन हैं वो राइट पे OH और लेफ्ट पे CH3 से बॉन्डेड हैं। तो इस वजह से ये हुए एक और किस्म के प्रोटॉन। और CH3 वाले प्रोटॉन सारे कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन फिर CH2 से बॉन्डेड है। तो मीन्स कि ये भी हुए डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो ये था इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को मालूम करना। अब इसके बाद ये समझना होगा आपने, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो अगर क्वेश्चन मजीद पूछे जा सकते हैं तो फिर इस डिस्कशन में इक्विवेलेंट प्रोटॉन NMR का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, आगे TMS को फिर डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस पे, और इस तरह से फिर ये वाई एक्सिस। यहाँ से ये 0 स्केल और मिल जाएगा अप टू 12 तक, इस पे ये स्केलिंग हुई होती है। दिस इज 0 पे जो है दिस इज TMS, टेट्रा मिथाइल साइलेन। नेक्स्ट वीडियो में अब जस्ट आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को देखें। इक्विवेलेंट प्रोटॉन अपीयर एज सिंगल पीक इन NMR स्पेक्ट्रम। इनका एक ही पीक आपको बन के देंगे। कैसे, आगे समझते हैं। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन अपीयर एज डिफरेंट पीक्स, इनके डिफरेंट पीक्स बनेंगे। कैसे, अगेन देखते जाएं। अगर हम एग्जाम्पल लें इथेन का, CH3 और CH3, और इसी तरह से इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन का, CH3 CH2 एंड CH3। अब हमसे पूछा जाता है कि इथेन NMR स्पेक्ट्रम में कितने पीक्स बना के देगा। तो NMR स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ किया। सपोज दिस इज दैट NMR स्पेक्ट्रम, दिस इज 0 TMS और दिस इज 12। जस्ट आप यहाँ से कॉन्सेप्ट देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3s के जो प्रोटॉन हैं इक्विवेलेंट हैं कि नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो अगर हम उसी तरह डिस्कशन में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये दोनों जो प्रोटॉन हैं दे आर इक्विवेलेंट। तो इनका हमें जो NMR स्केल है उस पर सिंगल पीक मिलेगा। यहाँ कहीं पे हमें एक पीक मिल जाएगा इन CH3s का। अच्छा, यानी ये वो A प्रोटॉन है दोनों CH3s के। अब यहाँ पे जो प्रोपेन है तो उसमें जब हम देखते हैं तो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोटॉन। ये CH3 CH2 से जुड़ा है और ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है। तो मीन्स कि ये दो जो हैं दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जबकि CH2 जो है वो इनसे नॉन इक्विवेलेंट है। तो ये हो जाएगा B। तो प्रोपेन विल गिव अस 2 पीक्स इन द NMR स्पेक्ट्रम, अगेन 0 TMS और यहाँ पे वैल्यू 12। सो वी विल गेट 2 पीक्स। एक पीक हमें CH3 और CH3 का मिलेगा यहाँ पे,
और दूसरा पीक जो मिलेगा वो यहाँ पे CH2 प्रोटॉन्स का मिलेगा। तो ये है CH3 जो A वाले हैं, CH3 प्रोटॉन्स का पीक, और ये जो है B वाला CH2 प्रोटॉन्स का पीक। तो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो डिफरेंट पीक्स बना के देंगे उस स्पेक्ट्रम में, और जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो वो सेम पीक बना के देंगे। अगेन अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं कि ब्यूटेनोइक एसिड दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड COOH, अब इसमें पूछा जाता है कि ये NMR स्पेक्ट्रम में हमें कितने पीक्स देगा। तो वीडियो को पास करें और खुद एनालाइज करें कि अब ये कितने पीक्स हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब जब ये पीक प्रोवाइड करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें कितने किस्म के प्रोटॉन मौजूद हैं, इक्विवेलेंट कितने हैं, नॉन इक्विवेलेंट कितने हैं। तो जब हम इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वी विल गेट कि ये OH वाला प्रोटॉन अलग है, CH2 वाला फिर अलग है, ये CH2 अलग है। क्यों? क्योंकि ये CH2 और CH3 के दरमियान में है, और ये CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और CH2 के दरमियान में है। तो इस वजह से दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, और ये हो गए हैं D प्रोटॉन्स। तो मीन्स कि इसके हमारे पास 4 पीक्स बनेंगे। तो ये हुआ NMR स्केल, और इसके अब जो 4 पीक्स बनेंगे तो फिर मैं आपको ये आगे हम समझेंगे कि भाई ये OH वाला पीक 12 की तरफ बनेगा कि 0 की तरफ बनेगा, वो उधर से फिर हम देखते हैं। तो इसके पीक अब 4 बनेंगे, तो एक पीक CH3 वाला, दूसरा फिर CH2 का पीक, तीसरा CH2 का पीक, और आखिर वाला OH का पीक। यानी ये जो है दिस इज CH3 पीक विच इज़ D लेबल किया है। अगला जो है ये CH2 है जो C वाला है, इसको मैं C, ये D, और ये B वाला है, दिस इज CH2 जो B वाला है, और ये आखिर वाला OH वाला प्रोटॉन है जो A लेबल किया था। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि यहाँ पे कितने पीक्स बनेंगे। तो प्रैक्टिस करें इस किस्म के प्रॉब्लम्स पे, बहुत ही सॉलिड आंसर आप उससे ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस। इफ़ यू यूज़ इट यू विल नॉट लूज इट, बट इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज इट। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला जो अब हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा पीक 0 की तरफ बनेगा, कौन सा पीक जो है वो 12 की तरफ बनेगा, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। शील्डेड प्रोटॉन्स एंड डी शील्डेड प्रोटॉन्स, या लेस शील्डेड प्रोटॉन्स भी कह सकते हो। शील्डेड प्रोटॉन्स वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन electron withdrawing electron with electron donating environment, तो वो कहलाते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स। अब इनके अपोजिट जो होंगे वो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट या बॉन्डेड इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, विदड्रॉइंग ग्रुप्स या एटम्स, तो वो कहलाएंगे डी शील्डेड प्रोटॉन्स। अच्छा, अब शील्ड और डी शील्ड, फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल ऐसा एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू आयोडीन। यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का होल था, शील्ड था, वो कमज़ोर होगा। तो मीन्स कि दिस हाइड्रोजन इज़ डी शील्डेड। यहाँ पे अब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी मौजूद होगा। तो मीन्स कि दिस हाइड्रोजन इज़ डी शील्डेड। यानी यहाँ पे क्लाउड क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड क्लोरीन की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का शील्ड होगा वो छोटा, कम या कमज़ोर होगा। यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लाउड जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर कुछ ना कुछ मौजूद होगा और इतना डी शील्ड वो नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा डी शील्डेड और ये होगा शील्डेड प्रोटॉन। यानी तो जो HCl का प्रोटॉन है इट इज़ डी शील्डेड, यानी इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन का होल है, शील्ड है, वो कमज़ोर है, और जो HI का प्रोटॉन है दैट इज़ शील्डेड, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जो डी शील्डेड प्रोटॉन है तो ये क्या करेंगे, रेजोनेट एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे कि रेजोनेट एट हाई फ्रीक्वेंसी। यानी सिंपल सी बात कि ये जो शील्डेड प्रोटॉन है जिस तरह आयोडीन वाला है, तो ये
अपने स्पिन फ्लिपिंग के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेगा। और जो ये डी शील्डेड प्रोटॉन है HCl के केस में, तो ये क्या करेगा कि रेजोनेट एट लो फ्रीक्वेंसी, ये कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करेगा अपनी स्पिन फ्लिपिंग के लिए। अब जब हमें इनके पीक्स NMR स्केल पे मिलेंगे तो वो आइडिया अपने जहन में आप लोगों ने इस तरह रख देना है कि ये NMR स्केल हुआ, आगे इसको डिटेल से लेक्चर में समझेंगे, ये हुआ 0 TMS और यहाँ पे 12, इस तरह इसमें ये ग्रेजुएशन की गई है सपोज। अच्छा, जो 0 के करीब जाएंगे मीन्स के ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, और जो 12 की तरफ जाएंगे मीन्स के वो लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, वो लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो साथ में याद रखें अब आसान कि एक हमने समझ लिए कि शील्डेड प्रोटॉन्स और दूसरे हमने समझ लिए डी शील्डेड प्रोटॉन्स। तो शील्डेड प्रोटॉन की पीक्स 0 की तरफ बनने की कोशिश करेंगे और जो डी शील्डेड हैं तो वो 12 की तरफ बनने की कोशिश करेंगे या इधर अपीयर होंगे। जो शील्डेड पीक्स जिधर बनेंगे इसको आपने टर्म याद रखना होगा, टर्म्ड एज अपफील्ड, और जो डी शील्डेड हैं तो उनको डाउन फील्ड। तो ये अपफील्ड सिग्नल्स और ये डाउन फील्ड सिग्नल्स। अच्छा, फिर इस तरह आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो शील्डेड हैं हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन 0 की तरफ क्यों बन रहे हैं, और ये जो डी शील्डेड हैं लो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन फिर 12 की तरफ क्यों बन रहे हैं। तो ये जब हम TMS डिटेल से समझेंगे लेक्चर में तो उधर से आपका ये कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है एक कंपाउंड और कहा जाता है कि इसके जो पीक्स हैं वो कौन कौन सी साइड पे कौन सा पीक बनेगा। तो एक एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन methyl alcohol ethyl alcohol CH3 CH2 एंड OH, और इसके साथ हम जो स्केल है वो बनाते हैं। दिस इज़ दी स्केल, ये हुआ 0 TMS और यहाँ पे हुआ 12। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना होगा कि कितने पीक्स बनेंगे, तो आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ढूंढेंगे। तो जो प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा है ये अलग है, तो ये हुआ A प्रोटॉन। CH2 वाले जो 2 प्रोटॉन हैं ये अलग हुए हैं, एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, और CH3 वाले अलग एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। सो वी आर गेटिंग ए टोटल 3 पीक्स फॉर इथेनॉल। इसके लिए हमारे पास 3 पीक्स बनेंगे। अब कौन सा पीक कहाँ बनेगा तो देखते जाएं। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वो होगा डी शील्डेड। तो ये जो A वाला प्रोटॉन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये है डी शील्डेड प्रोटॉन। तो डी शील्डेड प्रोटॉन जो है वो 12 की तरफ पीक शो करेंगे। अच्छा, अब CH2 का प्रोटॉन और CH3 का प्रोटॉन, इनमें से अब हमने डिसाइड करना है कि कौन किस साइड पे बनेगा। तो अब अगर हम CH2 वाले प्रोटॉन देखें, दे आर क्लोजर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएंगे डी शील्डेड। और मिथाइल जो है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है तो ये होगा शील्डेड प्रोटॉन्स। तो मीन्स कि ये हैं शील्डेड प्रोटॉन्स, और इस तरह जब हम जाएंगे तो OH हो जाएगा मोर डी शील्डेड प्रोटॉन्स, और ये जो CH2 है ये लेस डी शील्डेड है, इसको हम लिख सकते हैं लेस डी शील्डेड प्रोटॉन्स। तो अब जो NMR स्पेक्ट्रम होगा तो उस पर अब हमें CH3 जो है हमें मिलेगा अपफील्ड यानी 0 के करीब, तो इसका पीक यहाँ कहीं पे बन जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो CH2 का पीक होगा, और फिर 12 की तरफ जो है वो OH का पीक होगा। इस फॉर्म में ये हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे दिस पीक इज़ फॉर CH3 प्रोटॉन्स, ये पीक जो है वो CH2 प्रोटॉन्स के, और ये हैं OH प्रोटॉन के लिए। सो इस तरह से शील्डेड और डी शील्डेड पीक्स हमें जो NMR स्केल है उस पर मिलते जाएंगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल एक और तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हमें दिया गया है कि CH3 COO एंड CH3
दैट इज़ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और इसका हमें NMR स्पेक्ट्रम दिया गया है। दिस इज़ द NMR स्पेक्ट्रम फॉर मिथाइल एसीटेट, 0 TMS और 12। अच्छा, अब यहाँ पे पीक्स हमें दिए गए हैं कि एक पीक जो है दोनों, एक पीक हमें ये हुआ, एक पीक यहाँ कहीं पे बन गया है और दूसरा पीक जो है वो यहाँ बना हुआ है। तो सपोज़ करें कि कहते हैं कि ये ए पीक है और ये बी प्रोटॉन पीक्स हैं। तो अब आप बता दें या इस कंपाउंड में लेबलिंग करें कि कौन सा पीक ए होगा या कौन सा पीक जो है वो बी होगा। यानी ये CH3 के प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ये भी CH3 के प्रोटॉन मौजूद हैं, तो हमने लेबल करना है कि ए वाले कौन से प्रोटॉन हैं और बी वाले कौन से प्रोटॉन हैं। तो अगेन हमें शील्डेड और डी शील्डेड का कंसेप्ट हेल्प करेगा। तो इधर अगर हम देखें, ये CH3 कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा और ये जो CH3 वाले प्रोटॉन हैं ये हो जाएंगे डी शील्डेड प्रोटॉन्स। जबकि ये CH3 जो है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, तो इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट कम पड़ेगा, तो ये कुछ ना कुछ शील्डेड होगा, ये होगा शील्डेड। अच्छा, तो हमने फिर ऊपर पढ़ा कि जो NMR स्पेक्ट्रम है तो इसमें 0 की तरफ शील्डेड प्रोटॉन अपीयर होते हैं और 12 की तरफ डी शील्डेड प्रोटॉन अपीयर होते हैं। तो मीन्स कि ये जो ए वाला पीक है ये अब शील्डेड प्रोटॉन का होगा और शील्डेड प्रोटॉन CH3O वाले, CO वाले कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये होगा ए पीक। और ये जो है डी शील्डेड है तो डी शील्डेड 12 की तरफ अपीयर होते हैं, तो ये होगा उसका बी पीक। तो इस तरह से हम एनालाइज कर पाएंगे कि अब कौन सा पीक किस साइड पे बनेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगेन हमें दिया गया है CH3, CH2 एंड OH, मिथाइल अल्कोहल, और इसका NMR स्पेक्ट्रम दिया गया है 0 एंड 12। एक पीक इधर बना है, दूसरा पीक यहाँ पे है और तीसरा पीक यहाँ पे हमें मिला है। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें 3 किस्म के पीक्स मिलेंगे, CH3 अलग प्रोटॉन्स हैं, CH2 अलग हैं और OH वाला प्रोटॉन अलग है। तो एक तो शील्डेड और डी शील्डेड से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा पीक किधर बनेगा। तो यहाँ पे जो CH3 है ये शील्डेड है, जबकि इधर हम जाएंगे OH की तरफ तो ये होगा डी शील्डेड, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, और जो CH2 है तो वो लेस डी शील्डेड होगा। तो मीन्स कि ये CH3 वाले हैं जो डी शील्डेड हैं 0 की तरफ, ये CH2 है और ये OH है। अब इनके हाइट में ये फ़र्क, यानी मेन पॉइंट जो था वो ये था कि इनके हाइट में फ़र्क हमें क्या मिलेगा। तो अगर ये OH में एक प्रोटॉन है तो ये हो गया इसका हाइट, फिर CH2 में 2 प्रोटॉन है तो सिंगल प्रोटॉन का हाइट डबल हो जाएगा, तो ये डबल हाइट का CH2 का पीक होगा। और फिर जो CH3 है तो वो ट्रिपल हाइट का हो जाएगा, यानी ये एक प्रोटॉन का हाइट, ये हुआ दूसरे प्रोटॉन का हाइट और ये तीसरे प्रोटॉन का हाइट। तो हाइट ऑफ पीक्स शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉन्डेड इन दैट एनवायरनमेंट। CH3 वाला पीक लंबा है क्योंकि 3 प्रोटॉन है, CH2 वाला छोटा हो गया है, 2 प्रोटॉन है, और यहाँ पे तो इनका जो रेशियो होगा वो हमें मिलेगा 1:2:3। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप इस से समझ लें कि अगर वो कह जाएं कि भाई इनकी रेशियो क्या होगी तो रेशियो हमें ये मिलेगी। एक और एग्जांपल इससे आप समझते हैं इसी तरह से, और वो ब्यूटेनोइक एसिड का लेते हैं, दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड COOH। अब इनका जो है दिस इज NMR स्पेक्ट्रम। I'm not so good in my drawing but trying my best. 0 TMS and 12। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो जितने भी ये प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहे हैं सब जो है वो नॉन इक्विवेलेंट है। ये A प्रोटॉन हुआ, ये B हैं, ये C हैं और ये D हैं। अब इनके पीक्स जो अपीयर होंगे तो अगेन शील्डेड और डी शील्डेड। तो ये जो हम इस तरह लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये हमें शील्डेड प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से दूर है, और ये OH जो होगा इसका जो प्रोटॉन है तो ये डी शील्डेड होगा। तो अब इसके जो पीक्स हमें मिलेंगे तो पीक्स अब हमें कुछ यूँ मिलेंगे कि एक पीक इधर मिलेगा, दूसरा पीक यहाँ पे, तीसरा पीक यहाँ पे और चौथा पीक इस साइड पे। अच्छा, तो इनके हाइट का, तो OH में एक प्रोटॉन है तो ये OH वाला पीक हुआ, दिस इज़ पीक फॉर OH।
फिर ये दोनों पीक इक्वल हाइट के हैं, क्योंकि दोनों CH2 दो दो प्रोटॉन्स हैं, तो इस वजह से इक्वल हाइट के हैं, लेकिन उनका पोजीशन डिफरेंट है क्योंकि उनमें शील्डिंग और एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और फिर जो आखिर वाला है तो वो CH3 का पीक है, सो दिस इज़ द पीक ऑफ CH3। तो इनका जो हाइट रेशियो होगा वो ये हो जाएगा कि 1:2:2 एंड रेशियो 3। तो ये इनके हाइट का रेशियो। तो NMR जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिससे हम किसी कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर इस स्पेक्ट्रम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बार बार TMS इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ये TMS क्या है, किसके लिए एब्रीविएशन है, इसका फंक्शन क्या है इस सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। TMS एंड केमिकल शिफ्ट्स इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या चीज़ें हैं, ये होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल TMS टेट्रा मिथाइल साइलेन, यानी सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 मिथाइल ग्रुप्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ टेट्रा मिथाइल साइलेन, या फिर इसको CH3 4 एंड SI। तो ये TMS टेट्रा मिथाइल साइलेन क्या होता है। तो फर्स्ट वन के यूज्ड एज रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रास्कोपी या स्पेक्ट्रम जो NMR का बनेगा तो विद रेफरेंस टू TMS बनेगा। क्यों है TMS? तो सेकंड रीज़न ये कि इट हैज़ 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, यानी ये सिलिकॉन, इस मिथाइल के साथ 3 प्रोटॉन, फिर ये मिथाइल हैविंग 3 प्रोटॉन्स, मिथाइल हैविंग 3 प्रोटॉन्स एंड मिथाइल हैविंग 3 प्रोटॉन्स। तो ये चारों के 4 किस्म के जो प्रोटॉन मिथाइल्स हैं, तो इनके पास जो ये 12 प्रोटॉन्स बनते हैं वो सारे इक्विवेलेंट हैं। तो इस वजह से रेजोनेट एट 0 फ्रीक्वेंसी, तो ये 0 फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू स्केल पे दी गई है असाइंड ए 0 डेल्टा ppm, 0 डेल्टा ppm, ये वैल्यू आर्बिट्रेरली, साथ में ये याद रखना होगा, आर्बिट्रेरली यानी विदाउट एनी रीज़न, बस सब इस पे मुत्तफिक हो गए हैं। अच्छा, अगला इसका क्या एडवांटेज है कि इसको हम बतौर रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि गुड सॉल्वेंट है फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिज़ोल्व होते हैं और वो कंपाउंड इसमें डिज़ोल्व करके ही NMR स्पेक्ट्रोमीटर में उसको एनालाइज किया जाता है। चौथा रीज़न इसका ये कि वोलाटाइल है, तो क्या होगा, ईजीली रिकवरेबल, आसानी से हम इसको रिकवर कर सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा रीज़न जो इसका है तो इनर्ट कंपाउंड है, यानी ये उस दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो ये है TMS टेट्रा मिथाइल साइलेन जो बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होगा इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब केमिकल शिफ्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो केमिकल शिफ्ट क्या है, ये क्या कहलाता है। तो केमिकल शिफ्ट या शिफ्ट्स, केमिकल शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट्स जो हैं, दीज आर पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पीक्स या सिग्नल्स ऑन TMS स्केल। तो इसको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट्स, यानी पोजीशन ऑफ NMR पीक्स या सिग्नल्स ऑन TMS स्केल। अब पहले ये पोजीशन समझते हैं, फिर TMS स्केल किस तरह से वो वैल्यू इसको दी गई है। तो पोजीशन समझने के लिए हम ये x एक्सिस हुआ और ये है y एक्सिस। y एक्सिस पे ये जो पीक बना 0 पे बना है और ये है स्टैंडर्ड TMS का पीक। इसके बाद ये जो स्केल है ये 12 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस स्केल पे जो पीक्स बनेंगे वो पीक्स कैसे बनेंगे, एक तो डिपेंड करेगा अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, उस पर डिपेंड करेगा। तो जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर के मुताबिक पीक्स बनेंगे। एक तो ये पॉइंट हुआ। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस NMR स्पेक्ट्रम
ये एक स्पेक्ट्रम बना। अब ये पीक एक ख़ास पोजीशन पे बना है, इस तरह ये दूसरा पीक जो है उसका भी एक फिक्स्ड पोजीशन है ऑन द टीएमएस स्केल, और आखिरी वाली का भी एक फिक्स्ड पोजीशन है। तो ये कहलाते हैं केमिकल शिफ्ट। तो पोजीशन ऑफ एनएमआर पीक्स सिग्नल्स ऑन टीएमएस स्केल। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स अब याद हों इससे रिलेटेड, तो वो पॉइंट्स ये होंगे कि नंबर ऑफ पीक्स यानी पीक्स की तादाद इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स, यानी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, बस सिंपल कह सकते हो। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हाइट ऑफ पीक्स। हाइट ऑफ पीक्स जो है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और तीसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड आपको याद हो, तो पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस यानी टीएमएस स्केल पे, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डेड और डी शील्डेड, तो उसके बुनियाद पे ये टीएमएस स्केल पे बनते हैं। तो ये हुआ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो मीन कि ये जो कंपाउंड है इसमें 3 किस्म के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, फिर हाइट ऑफ पीक्स मीन्स कि ये जो प्रोटॉन हैं ये तादाद में ज़्यादा हैं, फिर ये जो पीक बना है ये प्रोटॉन तादाद में कम है, यानी इसके तकरीबन आधे हो गए हैं, और फिर ये जो बना है तो ये उसके आधा हो गया है। तो ये हाइट ऑफ पीक हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम इसको क्लू ले लें तो ये 1:2:3 इस अरेंजमेंट से हमें ये दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, तो शील्डेड और डी शील्डेड। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 12 तक पीक्स जाएंगे तो दे आर डी शील्डेड, ये होंगे डी शील्डेड, और अगर 0 तक की तरफ बनेंगे तो वो होंगे शील्डेड, दे आर शील्डेड। अच्छा, एक और पॉइंट हमने यूज़ किया था, डी शील्डेड मीन्स के दे आर डाउन फील्ड, और जो शील्डेड हैं दे आर अप फील्ड। तो शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन की वीडियो में दोबारा आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल से। तो शील्डेड और डी शील्डेड हमें बताएगा पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। तो फिर इसका हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें देगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू फिर हम रेफरेंस टेबल के साथ मैच करते हैं कि यहाँ पे अगर इस किस्म का पीक बने तो वो CH3 का होता है, उस CH3 का होता है जो CH2 से बॉन्डेड हो। अच्छा, फिर इस पोजीशन पे ये जो दो इसके दुगना जो हाफ हो गया है, ये पीक जो बना है तो ये CH2 का है। अगर वो एक तरफ CH3 से बॉन्डेड हो दूसरी तरफ OH से बॉन्डेड हो तो ये पीक जो है वो OH वाला बनेगा। तो मीन्स के द गिवन कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज OH CH2 एंड CH3। तो ये था केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं। अब आते हैं इस TMS जो स्केल है डेल्टा ppm, उसको देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा होगा डेल्टा ppm, पार्ट्स पर मिलियन।
TMS स्केल अब जब इसको डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है कि 0 से 12 तक ये वैल्यू जाती है, तो इसके लिए डेल्टा कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी कि डेल्टा इज़ इक्वल टू जो कंपाउंड है वो कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है TMS से। TMS तो 0 पे होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय टेस्ट कंपाउंड जो भी हो, बाय कंपाउंड फ्रॉम TMS, एक ये पॉइंट, और वो भी हर्ट्स में, ठीक, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, जो हम स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये हम लेंगे मेगा हर्ट्स में, और मल्टीप्लाइड 10 पावर 6, तो यूनिट बन जाएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फार्मूला है, ये इस्तेमाल होगा और हम इस तरह से TMS स्केल पे वो पीक्स मिलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है NMR, ये पीक 0T पे जो बनी है तो दैट इज़ TMS है, और इधर 12, और ये दरमियान हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे हमें एक पीक मिल रहा है, दिस इज़ द पीक, यहाँ पे मिल रहा है। और ये पीक तब मिलता है जब हम बेंजीन को यूज़ करें, तो ये बेंजीन है, और बेंजीन में अब अगर आपसे पूछे जाएं कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इसमें मौजूद हैं, तो बेंजीन है 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इसमें 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो सारे जो हैं एक जैसे हैं, तो एक ही जगह पे अपीयर होंगे उनके सिग्नल्स। अच्छा, अब हमने ये देखा, अब ये 7 पे इसकी वैल्यू कैसे आई, तो जब हम देखने लगे तो 0 से यहाँ तक, यहाँ पे 2181 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है, यानी ये बेंजीन की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और जो स्पेक्ट्रोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 300 हर्ट्ज़ का है। अब हम इसकी वैल्यू 7 पे कैसे आई तो वो कैलकुलेट करते हैं, तो वॉच दिस, डेल्टा इज इक्वल टू के ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बेंजीन की 2181 हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर है तो वो है 300, लेकिन मेगा हर्ट्ज़ में लेंगे, ऊपर हमने फार्मूला में इधर मेंशन किया कि इसको मेगा हर्ट्ज़ में, तो मेगा हर्ट्ज़ में लेने के लिए इसको 10 पावर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से मेगा हर्ट्ज़ से ये हर्ट्ज़ बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड 10 पावर 6। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमें अब क्या मिलेगा, 10 पावर 6 कैंसिल हुआ, हर्ट्ज़ के साथ कैंसिल हुआ, और अगर हम अब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो 2181 तक़सीम 300, तो तकरीबन 7.27, जो 7.2 समथिंग ये हमें ppm की वैल्यू मिलेगी, तो बेंजीन जो है इधर इस 7.2 पे हमें ये एक पीक बना के देगा। अच्छा, अब हम अगर ये स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है ये इतने 300 मेगाहर्ट्ज़ वाला था, अगर हम कोई और इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद भी फिर हमें ये वैल्यू यही मिलेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो अगर हम 60 मेगाहर्ट्ज़ वाला इस्तेमाल करेंगे, तो फिर बेंजीन का जो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट होगा वो हमें मिल जाएगा 436 हर्ट्ज़ पे। ये केमिकल शिफ्ट हमें मिला कि जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज़ वाला स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया, और ये हमें मिला कि जब हमने 300 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया। तो अब इस दूसरी कैलकुलेशन से देखते हैं कि इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज़ डेल्टा इज इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो बेंजीन रिजोनेट कर रहा है, तो 436 हर्ट्ज़, दिस इज़ 436 हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय जो मशीन है तो वो 60 मेगाहर्ट्ज़, तो 10 पावर 6 और इसके साथ हर्ट्ज़ लग जाएगा, और इनटू 10 पावर 6, अगेन कैंसलेशन कर दें, ये कैंसिल 10 हर्ट्ज़ से कैंसिल, और अब अगर हम 436 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन कैलकुलेटर यूज़ करके मुझे 7.2 ppm की वैल्यू मिलेगी। तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो भी कंपाउंड होगा वो अपना जो स्पेक्ट्रम होगा, पीक होगा, अपने फिक्स पोजीशन पे बना के देगा। एक और यूनिट जो इस्तेमाल होता है दैट इज़
टॉ ppm, टॉ ppm ये भी इस्तेमाल होता है। और टॉ ppm और जो डेल्टा ppm है, इनकी कन्वर्जन में बस आपको ये याद होना चाहिए। तो 10 माइनस डेल्टा जो वैल्यू है ppm वो करोगे तो वो टॉ ppm में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 माइनस डेल्टा ppm। तो फॉर एग्जांपल बेंजीन जो डेल्टा ppm है 7.2 है, तो अगर 10 माइनस 7.2 कर दें तो जो आंसर मिलेगा तो वो हो जाएगा टॉ ppm बेंजीन का केमिकल शिफ्ट। तो ये था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो हमारे कोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल में पढ़ी जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन हम अपने कोर्स के स्कोप के मुताबिक इसको फॉलो करते जाएंगे।